मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में। और एंट्रोपी के बारे में बताया था कि एंट्रोपी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। अगर कोई भी निकाय एक नियत ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करता है तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि होती है, और यदि नियत ताप पर निकाय ऊष्मा को निकालता है, परित्याग करता है, तो उस समय एंट्रोपी के मान में कमी होती है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि किस प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी नियत बनी रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो हमने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है इसका कि विपरीत क्रम संभव हो। अगर विपरीत क्रम संभव है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, यानी कि उसकी एंट्रोपी नियत बनी रहती है, यानी कि डिसऑर्डरनेस नहीं बढ़ती। इसी की सीरीज में आज हमारा जो वीडियो है उसी में क्या है, हम बताएंगे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, किस प्रकार से एंट्रोपी का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग है चेंज इन एंट्रोपी इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी अनुक्रमणीय चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन। अनुक्रमणीय चक्र क्या होता है हमने पहले ही बताया है, एक ऐसा चक्र जिसका कि विपरीत क्रम संभव ना हो। और हमने पिछले वीडियो में बताया कार्नोट साइकिल के अंतर्गत कि एक ऐसा चक्र जो 4 प्रक्रम से होकर एक चक्र को पूरा करता है, यानी कि 4 प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें कि पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, फिर तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन का, और चौथा होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन का। यानी 4 प्रोसेस में हमारा एक चक्र पूरा होता है। यहां पर हम जो है बात कर रहे हैं किस प्रकार से अनुक्रमणीय चक्र में एंट्रोपी का मान परिवर्तित होता है, और उसका मान किस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं ये भी बताएंगे। इसके अलावा देखिए हमने ये भी बताया था कि जो हमारा अनुक्रमणीय प्रक्रम है, और हमने इसके अलावा ये बताया है कार्नोट थ्योरम के अंतर्गत कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर वर्किंग सब्सटेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा ही सोर्स और सिंक के बीच में कितने भी इंजन लगाए जाएं, लेकिन रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सबसे अधिक होती है। अब यही भी हम बात करते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर मान निकालते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन की। अब बात आती है, हमने अभी तक जो भी गणना की वो गणना किसके बारे में की, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जब निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोसेस को रिवर्सिबल मानना पड़ेगा, और मानने के पश्चात क्या करेंगे, हम कह देंगे बीच में कि ये प्रोसेस, यदि ये इंजन इर्रिवर्सिबल हो तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, उसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। माना कि एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन एक स्रोत ताप T1 तथा एक सिंक ताप T2 के बीच कार्य कर रहा है। देखिए हमने क्या किया, मान लिया, सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, एक रिवर्सिबल इंजन है, वो हीट इंजन है जो ताप T1 और सिंक के ताप T2 के बीच कार्य कर रहा है। अब यहां पर बात आ रही है, यहां पर जो भी इंजन लगेगा उसकी इफिशियंसी दूसरे इंजनों से सर्वाधिक होगी, क्योंकि ये कार्नोट थ्योरम में पहले ही स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब यदि यह ताप T1 पर Q1 ऊष्मा लेता है, क्या है, टेम्परेचर T1 है, ऊष्मा क्या ले रहा है, Q1 ले रहा है, तथा ताप T2 पर Q2 ऊष्मा देता है। हमने पहले ही बताया था कि सिंक का टेम्परेचर सदैव ही सोर्स के टेम्परेचर से कम होगा। यहां पर क्या है, T1 पर Q1 ऊष्मा किससे ले रहा, स्रोत से ले रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, ताप T2 पर Q2 ऊष्मा जो है वो सिंक को दे रहा है। तब इसकी दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यानी ईटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब देखिए यहां पर बात आ रही है, ये क्या, इस इंजन की इफिशियंसी है, दक्षता है, और दक्षता कैसी है, रिवर्सिबल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात केल्विन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर से। केल्विन एब्सोल्यूट स्केल में बताया गया था कि जो भी हमारे सोर्स और सिंक के बीच जो भी हमारा कार्यकारी पदार्थ लगा हुआ है,
ये क्या है, उस विशेष गुण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, उसके टेम्परेचर पर निर्भर जो हमारा बीच में कार्यकारी पदार्थ है उसके गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि क्या होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करता। तो कार्नोट थ्योरम में दो चीजें स्पष्ट हुई। एक स्पष्ट क्या हुआ, एक यह हुआ कि सोर्स और सिंक के बीच में जितने भी इंजन लगाए जाए, रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सदैव सर्वाधिक होगी। और दूसरा क्या था, यह वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसी का लाभ उठाकर लॉर्ड केल्विन ने एक स्केल की स्थापना की, तो कहते हैं केल्विन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसके आधार पर Q1/Q2 जो है वो T1/T2 के बराबर होगा। Q1 क्या है, सोर्स से ली गई ऊष्मा T1 टेम्परेचर पर, सोर्स सिंक को दी गई ऊष्मा T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा दी जाती, यानी कि Q1/Q2 बराबर T1/T2। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारे पास फार्मूला था 1 - Q2/Q1, वहां पर हमने क्या किया, इसको रख दिया। फार्मूला हमारा ऊपर था 1 - Q2/Q1 इक्वल टू 1 - T2/T1। कहने मतलब ये है कि यहाँ पर जहां पर Q2/Q1 था वहां पर क्या होगा, T2/T1, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर से ऊष्मा का मान टेम्परेचर के मान के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस की इफिशियंसी को निकालते हैं, उसके आधार पर होने वाली एंट्रोपी में परिवर्तन को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ T1 व T2 के बीच कार्य करने वाले इंजन की अधिकतम संभव दक्षता है। अधिकतम संभव दक्षता हमने पहले बताया, क्योंकि ये कैसा है, रिवर्सिबल इंजन, और रिवर्सिबल इंजन की दक्षता दूसरे इंजनों से सर्वाधिक होती है, ये पहले ही सिद्ध कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, यदि इंजन का चक्र अनुक्रमणीय हो, अगर हम कहते हैं यहां पर इरिवर्सिबल इंजन लगा हुआ, अभी तो रिवर्सिबल निकाला, अब कह रहे हैं इरिवर्सिबल इंजन लगा दिया गया, तो दक्षता कम हो जाएगी, क्योंकि पिछला स्टेटमेंट इसके ऊपर लागू हो रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सर्वाधिक होती है, यानी इरिवर्सिबल की दक्षता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तब ईटा बराबर 1 - Q2/Q1, और जब यहां पर क्या हो जाए, क्योंकि यहां पे बराबर था, यहां पर क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर थे, यहां पे मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 1 इज लेस देन 1 - T2/T1। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हमारा कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इफिशियंसी जो है समान ना होकर क्या होती, इफिशियंसी कम होती है रिवर्सिबल इंजन से। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर 1 से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या Q2/Q1 का मान क्या हो जाएगा, T2/T1 से बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या, ये मान बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर लेस जाएगा, ग्रेटर लग जाएगा, यानी कि Q2/Q1 ग्रेटर देन T2/T1। Q2/T2 जो है, अब देखिए इसको क्या रीअरेंज किया, T2 को इधर ले आए, Q1 को ऊपर कर दिया, यानी Q2/T2 ग्रेटर देन Q1/T1, यानी कि जो होने वाला परिवर्तन है उसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि Q2/Q1 जो हमारा यहाँ पर Q2/Q2 है, ये बड़ा है, और ये हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखिए, स्रोत से T1 ताप पर Q1 ऊष्मा ली जाती है। क्या होता है, जो हमारा स्रोत है उससे क्या है, T1 ताप पर Q1 ऊष्मा ली जा रही है। अब देखिए, ऊष्मा ली जा रही है, इस समय क्या हो रहा है, सोर्स की एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, यहां पर जो स्रोत है वहां पर उसका मान बढ़ रहा है, लेकिन इसकी एंट्रोपी में क्या होगा, यहां पर कमी आ जाएगी। देखिए, जब भी यहां पर क्या है, जो हमारा सोर्स है, सोर्स के मान में वृद्धि होगी तो यहां पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी यहां पर एंट्रोपी का मान Q1/T1 क्या है, घट रहा है, घट रहा है। कमी क्यों आ रही है, इसके पीछे भी कारण क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है, और हमने पहले भी कहा है, जब किसी निकाय से ऊष्मा जाती है या निकलती है नियत ताप पर, तो एंट्रोपी के मान में कमी आती है। जब ऊष्मा मिलती है तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है। इसलिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है किसी प्रकार से ना, क्योंकि यहां पर क्या है, T1 ताप पर Q1 ऊष्मा ली जा रही है। अब जब यहां पर क्या है, जो हमारे पास सिस्टम है, निकाय है, उससे क्या है, ऊष्मा जा रही है। अब जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका मान घट जाएगा, यानी एंट्रोपी में के मान में कमी आ रही है। इसी प्रकार सिंक की एंट्रोपी में
Q2/T2 की वृद्धि हो जाती है। सिंक क्या कर रहा है, उस ऊष्मा को ले रहा है। ये क्या है, ये जो है एक्सेप्टर है सिंक, और ये है डोनर। और डोनर की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, कम होगी, और इसकी क्या एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसका निकाय ऊष्मा को ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखें, क्योंकि सोर्स लगा हुआ कहीं एंट्रोपी का मान घट रहा है। अरे घट रहा है, उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इसकी ऊष्मा जा रही है, उसकी ऊष्मा घट रही है, इसकी ऊष्मा बढ़ रही है। जब बढ़ेगी तो वृद्धि होगी, यहाँ पे घटेगी तो यहाँ पे कमी आ जाएगी। अतः निकाय तथा, निकाय मतलब पदार्थ है, निकाय तथा इसके परिवेश में नेट वृद्धि डेल्टा एस, जो भी वृद्धि है डेल्टा एस बराबर Q2/T2 माइनस Q1/T1। अब देखिए Q2/T2 जो हमारा है, ये पिछले स्टेटमेंट देखिए हमने लिखा है ग्रेटर देन Q1/T1। जब ग्रेटर है तो उसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आएगा पॉजिटिव, यानी धनात्मक आएगा। कहने का तात्पर्य है कि डेल्टा एस का मान जो सदैव 0 से अधिक होगा। अगर 0 से अधिक होगा तो सीधी सी बात है कि ये मान हमारा धनात्मक होगा, और ये कभी भी शून्य नहीं होगा। जब शून्य नहीं होगा तो लगातार क्या हो जाएगा, इस डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ेगा। अब जिसका मान लगातार बढ़ेगा उसका मतलब क्या है, डिसऑर्डरनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो क्या होगी, अव्यवस्थाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। इसको एक फार्मूले के द्वारा बताया गया, डेल्टा एस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसमें दोनों स्टेटमेंट आ गए, किसके, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब ग्रेटर लगा हो तो चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इक्वल टू 0 लगा हो इसका चेंज एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो एंट्रोपी नियत रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। जब ग्रेटर होगा तो एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा, और जब लगातार बढ़ेगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता चलेगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इस फार्मूले के द्वारा दोनों चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में फिर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।